जैन बार बार अपनी पत्नी झारिया से कहते थे कि वह अपना ख्याल रखा करे, पर उनकी बात पर झारिया कभी ध्यान नहीं देती थी। जैन को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी पत्नी हर वक्त मैले कुचैले कपड़ों में रहे, खुद को संवारे नहीं और साफ सफाई का ध्यान न रखे। यहां तक कि उनके बड़े बड़े नाखूनों में हमेशा मैल फंसा रहता था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह कभी नहाती ही न हो। जैन ने उन्हें न जाने कितनी बार समझाया था, लेकिन झारिया ने कभी उनकी बात नहीं सुनी। जब जैन कभी गुस्सा हो जाते तो झारिया का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता और वह जैन से बात करना ही बंद कर देती थी। आज भी कुछ ऐसी ही बात थी। जब जैन काम से वापस आए तो उन्हें घर में एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। उन्हें पता था कि यह बू उनकी पत्नी से ही आ रही होगी। जब झारिया ने दरवाजा खोला और मुस्कुराई तो उनके पीले गंदे दांतों से जो बू आई वह जैन को पागल करने के लिए काफी थी। जैन ने तुरंत अपनी नाक पर हाथ रख लिया। यह देखकर झारिया गुस्से भरी नजरों से उन्हें देखने लगी, पर कुछ बोली नहीं। जैन ने भी कुछ नहीं कहा और तुरंत वहां से हट गए। वह सहन में आ गए थे। सर्दियों के दिन थे और तेज धूप निकली हुई थी। जैन थोड़ी देर धूप में पड़ी चारपाई पर बैठ गए। झारिया घर की सफाई और जैन के कपड़ों का ख्याल तो रखती थी, पर अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती थी। निजी सफाई, पर्सनल हाइजीन तो जैसे उनके लिए कोई चीज ही नहीं थी। झारिया भी उनके पीछे पीछे चारपाई पर आकर बैठ गई। जैन, आपके लिए चाय बना दूं? मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जैन के चेहरे पर आई नाखुशी देखकर झारिया ने उनसे पूछा। उनके मुंह से फिर से बू महसूस हुई तो जैन हैरान रह गए। वह कैसे कहें कि झारिया दांत साफ कर लें, पर उन्हें कहना तो था। वह उनके पति थे, कोई और नहीं। अगर वह नहीं समझाते तो और कौन समझाता। उनकी शादी को 2.5 महीने हो चुके थे और जैन झारिया की इस आदत को बर्दाश्त करते करते थक चुके थे। उनमें अब और हिम्मत नहीं बची थी। इसीलिए उनके मुंह से निकल ही गया, झारिया, तुम अपने दांत ब्रश कर लो, तुम्हारे मुंह से अजीब बदबू आ रही है। यह सुनते ही झारिया ने गुस्से भरी नजरों से जैन को देखा, पर फिर भी कुछ नहीं बोली। वह सुन तो लेती थी, पर अमल नहीं करती थी और न ही आगे से कोई जवाब देती थी। झारिया, मैं कुछ कह रहा हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि जाकर दांत ब्रश कर लो। जैन ने जोर देकर कहा। आज शुक्रवार है, मैं तो कहता हूं कि अच्छे से नहा लो, कपड़े पहन लो, फिर हम बाहर खाना खाने जाएंगे। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह झारिया को बच्चों की तरह समझा रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद वह उनकी बात मानकर नहाने के लिए तैयार हो जाए। मगर झारिया टस से मस न हुई। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा सर्दी है। सर्दी में कौन नहाता है? मुझे बहुत सर्दी लग रही है, उन्होंने कहा। पिछले हफ्ते तो नहाई थी, उन्होंने बेपरवाही से कहा। जैन को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वह ऐसे कह रही थी जैसे साल में 1-2 बार ही नहाना हो। झारिया, हमें रोज नहाना चाहिए। रोज नहीं तो 1-2 दिन छोड़कर तो इंसान को जरूर नहाना चाहिए। और तुम कह रही हो कि तुम पिछले हफ्ते नहाई थी। मुझे तो लगता है तुम पिछले हफ्ते भी नहीं नहाई थी। मुझे लगता है कि तुम्हें 10 दिन हो गए हैं नहाए हुए। चलो शाबाश, नहा लो। धूप निकली हुई है, इसमें सर्दी वाली कौन सी बात है? जैन ने उन्हें समझाया। यह सुनकर झारिया चारपाई से उठ खड़ी हुई। मैंने आपसे चाय का पूछा था। मैंने यह तो नहीं कहा था कि आप मुझे एक भाषण देना शुरू कर दें। चाय नहीं पीनी तो न पिए, मेरा दिमाग मत खाएं। यह कहकर वह किचन की तरफ चल दी। जैन सिर पकड़कर बैठ गए। वह अपनी शादी बचाना चाहते थे, पर अब उन्हें लग नहीं रहा था कि वह ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि झारिया उनकी कोई बात नहीं सुनती थी। उनकी बात न मानना तो दूर, वह जो कहते थे उसका उल्टा करती थी। अब तो जैन की हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। झारिया ने जो कहा था कि सर्दी में कौन नहाता है, उस पर जैन को और भी गुस्सा आ रहा था। इंसान नहाते हैं, जानवर नहीं नहाते, और झारिया भी अब एक जानवर ही बनी हुई थी। पिछले 5 दिन से जैन उन्हें उन्हीं कपड़ों में देख रहे थे। वह पिछले 5 दिन से कपड़े भी नहीं बदल पाई थी। जैन को नहीं पता था कि उन्हें क्या मसला था, पर उन्हें यह सब मंजूर नहीं था।
वह उन्हें बदलना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। उनसे कहना ही पड़ेगा कि वह नहा धोकर साफ सुथरी हो जाए। इंसान साफ सुथरे और पाक अच्छे लगते हैं, मगर झारिया को तो साफ सफाई का कोई ख्याल ही नहीं था। वह उसी वक्त अपना बैग लेकर कमरे में पहुंच गए। उन्होंने बैग रखा और कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस गए। जुमे की नमाज में थोड़ा ही वक्त बचा था। वह नहा धोकर तैयार होकर बाहर निकले तो झारिया अपने ऊपर मैली सी चादर ओढ़े धूप में सो रही थी। जैन का दिल चाहा कि वह कहें कि तुम्हें सर्दी तो बहुत लगती है, इतनी तेज धूप में तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, पर वह क्या करते। वह आज तक झारिया के आगे बोल ही नहीं पाए थे और उनकी इसी शराफत का झारिया फायदा उठाती थी। जैन के दिल में एक रहम दिली थी। वह चाहते थे कि उनका घर यूं ही न बिगड़े। उनका और झारिया का घर जुड़ा हुआ था। वह अपने घर को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए आज तक यह सब बर्दाश्त करते आए थे। लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि उन्हें कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। उन्होंने झारिया को नहीं उठाया और यूं ही घर से बाहर निकल आए। हर घर में से लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए निकल रहे थे। जैन मस्जिद पहुंच गए और नमाज पढ़कर वापस भी पैदल ही आ गए। वह दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, पर झारिया ने दरवाजा नहीं खोला। जैन को गुस्सा आया, क्योंकि वह जानते थे कि झारिया सोई हुई होंगी। उन्होंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। 2-3 मिनट बाद झारिया ने दरवाजा खोला। वह आंखें मलते हुए जैन के सामने खड़ी थी। आपको भी ना जरा आराम नहीं है? मेरी अभी तो आंख लगी थी और अभी आपने दरवाजा भी बजाना शुरू कर दिया। वह जैन पर चिल्ला रही थी जैसे उनकी गलती हो। जैन चुपचाप घर के अंदर दाखिल हो गए। दरवाजा भी उन्होंने खुद ही बंद किया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो झारिया तेज तेज कदमों से चलकर उसी चारपाई तक जा पहुंची थी जहां वह पहले सो रही थी। जैन घर के अंदर आ चुके थे, मगर फिर भी उन्हें कोई होश नहीं था। झारिया दोबारा से उसी चारपाई पर लेट गईं और अपने ऊपर वही मैला कुचैला सा दुपट्टा भी डाल लिया। जैन उनके सिर पर खड़े उन्हें देख रहे थे, मगर झारिया उन्हें नहीं देख रही थी। जैन का दिल चाहा कि अभी उन्हें उठाए और घर से बाहर निकाल दे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि झारिया खुद को क्या समझती थी। उनमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो जैन को पसंद आती। सबसे बड़ी कमी यही थी कि वह खुद को साफ सुथरा नहीं रखती थी। जैन ने अगले ही पल अपने गुस्से पर काबू किया और सोचा कि गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से समझाते हैं, शायद वह प्यार की जबान समझ जाए। वह चारपाई पर बैठे और बड़े प्यार से झारिया का नाम पुकारने लगे। झारिया ने चेहरे से दुपट्टा हटाकर देखा और सवालिया नजरों से जैन की तरफ देखने लगी, जैसे पूछना चाहती हो कि क्या बात है। जैन ने उनसे कहा कि वह उनकी 1 मिनट बात सुन ले, इसके बाद भले ही सो जाए। उन्होंने बड़े प्यार से कहा तो झारिया फौरन उठ बैठी। अब जैन को लग रहा था कि वह प्यार की जबान समझ जाती है। झारिया, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर हूं। मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। मैं तुम्हारी खामियों को दुनिया वालों के सामने नहीं लाना चाहता। मुझे यूं अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम खुद को बदलो। तुम अपना हुलिया ठीक करो। उठो, नहाओ धो, दांत साफ करो, नेल्स काटो, कंघा वगैरह करो, अच्छे से तैयार हो जाओ, जिस तरह तुम अच्छी लगोगी। जैन ने उनका हाथ थामे बड़े प्यार से कहा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने झारिया का हाथ थामा था, क्योंकि उनके बड़े बड़े नाखूनों में मैल फंसा हुआ था, जिससे उन्हें घिन महसूस हो रही थी। पर उन्हें समझाना भी तो उन्होंने ही था। झारिया बड़े गौर से जैन की बात सुन रही थी। ठीक है, मैं अपने बालों को संवारूंगी, झारिया ने कहा। हालांकि जैन ने उन्हें नहाने और दूसरे काम करने के बारे में भी समझाया था। जैन भी खामोश हो गए। उन्होंने सोचा कि चलो, कुछ तो कर रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता दूसरी बातें भी मान लेंगी। जैन उठकर कमरे में चले गए। वह थके हारे ऑफिस से आए थे, फिर नहा धोकर जुमे की नमाज पर चले गए थे। अब उन्होंने सोचा कि कुछ आराम कर लें। वह कमरे में आकर लेटे तो बड़ी जल्दी उन्हें नींद आ गई। जब उनकी आंख खुली तो मगरिब की अजान हो रही थी। जैन मगरिब के वक्त उठे
तो बहुत ज्यादा फ्रेश महसूस कर रहे थे। वह अभी बिस्तर पर बैठे ही थे कि उनके मोबाइल पर घंटी बजी। उन्होंने मोबाइल उठाकर देखा तो ऊपर अली का नंबर जगमगा रहा था। अली उनके अजीज दोस्त थे और वह कितने दिनों से चाह रहे थे कि जयन उनके घर दावत पर आए, पर आज तक जयन ने झारिया से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि पहले झारिया को अपने मुताबिक ढाल लें, इसके बाद ही उन्हें कहीं लेकर जाएंगे। जयन जानते थे कि आज फिर से अली उन्हें जबरदस्ती अपने घर बुलाना चाह रहे होंगे। उन्होंने कॉल अटेंड की। सलाम का जवाब और तबीयत वगैरह के बारे में बताने के बाद अली ने वही मुद्दा छेड़ दिया कि कल तो शनिवार है, तुम भी घर पर होगे और मैं भी। कल तुम भाभी के साथ मेरे घर आ जाओ। मेरी बीवी भी कब से कह रही है कि हमें तुम लोगों को दावत देनी चाहिए। अली ने कहा तो जैन खामोश बैठे रहे। वह क्या कहते? वह अली से कह ही क्या सकते थे कि मेरी बीवी साफ सुथरी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। जैन ने आज भी कोई ना कोई बहाना बना दिया। उन्होंने अली से कहा कि कल तो झारिया ने अपने मायके जाना है और 2-3 दिन तक वह वहीं रहेंगी, अगले हफ्ते देखेंगे। अली नाराज होने लगे और कहने लगे कि तुम यह ठीक नहीं कर रहे। मैं शादी के दूसरे दिन ही तुम्हारे घर दावत पर आ गया और तुम्हें इतने दिन हो गए हैं, तुम आ ही नहीं रहे। जैन ने उनके नाराज होने पर उन्हें समझा दिया कि यार सच में ही झारिया ने अपने मायके जाना है। अगर तुम कहते हो तो मैं अकेला आ जाता हूं। जैन ने सिर्फ इसलिए कहा कि शायद बला टल जाए, मगर अली ने कहा नहीं, जब भाभी आएंगी तो एक साथ आना, मैंने तुम दोनों की दावत करनी है। इसके बाद थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें हुई और फिर जैन ने अली से कह दिया कि झारिया उन्हें खाने पर बुला रही हैं और उन्होंने फोन रख दिया। जैन सिर पकड़कर बैठ गए। अब वह अली से मजीद झूठ नहीं बोल सकते थे। अली पिछले कई हफ्तों से उन्हें अपने घर दावत पर बुलाना चाह रहे थे और जैन आज तक झूठ पर झूठ बोलते आए थे। अब तो उन्हें खुद ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसी वक्त जैन के जहन में ख्याल आया कि झारिया ने कहा था कि वह खुद को संवारेंगी। उन्होंने सोचा जाकर देखता हूं, शायद वह नहा ली हो। जैन बड़ी उम्मीद के साथ कमरे से बाहर निकल आए। बाहर अंधेरा था। सहन की लाइट जल रही थी जिससे पूरे सहन में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। किचन की लाइट भी जल रही थी। जैन समझ गए कि झारिया किचन में ही होंगी। वह किचन में गए तो उन्हें अजीब सी बू आने लगी। दरअसल वह देसी घी की बू थी। वैसे तो देसी घी की बू नहीं बल्कि खुशबू होती है, लेकिन जैन को वह पसंद नहीं थी। उन्होंने सोचा शायद वह कुछ बना रही होंगी, इसीलिए पूरे किचन में यह बू फैली है। जैन को वह बू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वह जल्दी से किचन से बाहर निकल आए। झारिया ने तो उन्हें देखा भी नहीं था। वह दूसरी तरफ मुंह किए न जाने क्या काम कर रही थी। जैन अपने कमरे में आकर बैठ गए। 1 घंटे बाद झारिया खाना लेकर आई तो जैन को वही बू कमरे में भी महसूस हुई। वह जैन के बिल्कुल पास बैठी। अचानक जैन की निगाह उनके सिर पर गई तो उनका दिमाग ही घूम गया। वह समझ गए कि वह बू वहीं से आ रही है। उन्हें अजीब सी उबकाई आने लगी। झारिया ने सिर में देसी घी डाल लिया था और कस के छोटी बनाई हुई थी। उनका सारा सिर ओनैली हो रहा था। झारिया, ये तुमने क्या किया? तुमने बालों में देसी घी लगाया है? जैन ने अजीब मुंह बनाकर कहा। झारिया हां में सिर हिलाने लगी। आप ही तो कह रहे थे कि मैं बाल नहीं संवारती। अब संवार लिए हैं तो इस पर भी आपको ऐतराज है? आप तो मेरी किसी बात से खुश ही नहीं होते। उन्होंने बोलना शुरू किया तो बस नॉन स्टॉप बोलती ही गई। जैन जो बेचारे खाना खाने लगे थे, उन्होंने उसी वक्त खाने की ट्रे को एक तरफ रखा और झारिया से कह दिया कि वह अभी यहां से चली जाए। मुझे गुस्सा आया हुआ है, मैं बिला वजह तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता, जैन ने कहा। यह बात सुनकर झारिया भी गुस्से में आ गई और वह खाने की ट्रे उठाकर बाहर चली गई। जैन का दिमाग घूम रहा था। अब उन्हें लग रहा था कि झारिया से शादी करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। काश उन्हें शादी से पहले पता होता कि वह इस तरह की लड़की है तो वह सारी जिंदगी कुंवारा रहते।
मगर उनसे शादी न करते। जैन को बहुत ज्यादा भूख भी महसूस हो रही थी। ऑफिस से आने के बाद उन्होंने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया था और अब उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। झारिया कमरे से बाहर चली गई थी और जैन कमरे में बैठे रह गए थे। 2-2.5 घंटे यूं ही गुजर गए। जब रात अच्छी खासी हो गई तो झारिया किचन का काम खत्म करने के बाद कमरे में आ गई। वह बेड पर सोने लगी तो जैन ने जल्दी से मुंह दूसरी तरफ कर लिया और अपनी नाक को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उन्हें वह बू बड़ी ही नागवार लग रही थी, जिसे झारिया ने अपने सिर पर सवार किया हुआ था। जैन दिल ही दिल में सोच रहे थे कि अब उनका क्या होगा। वह न ही उनकी कोई बात मान रही थी और न ही खुद को संवार रही थी। कमरे में अंधेरा था। जैन जाग रहे थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। यही सोच सोचकर उनका दिमाग फट रहा था कि क्या उन्हें सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी होगी। वह घुट घुट कर जीते, अब थक चुके थे। यह सब उनकी बर्दाश्त से बाहर था। अगले दिन सुबह हुई और सुबह के 9 बज रहे थे। जैन आज ऑफिस नहीं गए थे। वह फ्रेश होने के बाद कमरे से बाहर निकले तो झारिया ने मशीन लगाई हुई थी। वह कपड़े धो रही थी, जिसमें सारे कपड़े जैन के ही थे। झारिया ज्यादा कपड़े अपने धोती भी नहीं थी और न ही पहनती थी। हफ्ता हफ्ता तो वह एक ही सूट पहने रखती थी। आज पूरे 1 हफ्ते बाद उन्होंने अपना सूट बदला था। जैन ने सोचा कि आज तो वह झारिया को जरूर नहलाकर रहेंगे। वह उसी वक्त गए और उनसे कहा, झारिया, तुमने कपड़े तो बदल लिए। अगर तुम नहा लेती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। हालत देखी है अपनी, कितनी मैली हो रही हो। जैन बेइंतहा गुस्से में बात कर रहे थे। उनके सिर पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा सवार था। उनकी बात सुनकर झारिया कहने लगी, हाँ हाँ, आप ज्यादा साफ सुथरे न बने। मैं भी अभी यही सोच रही थी कि कपड़े धोने के बाद मैं नहा लूंगी। आपको क्या लगता है सारी दुनिया में आप ही साफ सुथरे हैं? आप तो दूसरों को हर वक्त मैला समझते हैं। यह कहते हुए वह कपड़े मशीन से बाहर निकालने लगी तो जैन अपना सा मुंह लेकर रह गए। झारिया ने उन्हें ऐसे झिड़क दिया जैसे उन्होंने कोई गलत बात कह दी हो। जैन जानते थे कि वह मौका देखकर झूठ बोल रही हैं। अगर सच में उन्हें नहाना होता तो वह कपड़े क्यों बदलती। खुदा का शुक्र था कि आज उन्होंने दोपहर में नहा लिया। नहाने के बाद जब वह बाथरूम से निकली तो जैन को ऐसा लगा जैसे वह झारिया नहीं, कोई और है। वह साफ सुथरी कुछ अजीब ही लग रही थी, क्योंकि उन्हें तो झारिया को मैला देखने की आदत पड़ गई थी। अगले दिन जैन ऑफिस से जल्दी वापस आ गए। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उन्होंने झारिया से कहा था कि उन्हें चाय लाकर दे, लेकिन उन्होंने उन्हें चाय लाकर नहीं दी। वह यह कहकर बाहर चली गई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके खास दिन चल रहे हैं, उन्हें जो करना है खुद कर ले। उनके मुंह से यह सुनकर जैन को बहुत बुरा लगा। वह कमरे में बैठे थे। उन्हें कमरे में बहुत ज्यादा बू महसूस हो रही थी। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा कि यह बू झारिया से ही आ रही होगी, लेकिन अब जब वह चली गई तो फिर भी उन्हें बू महसूस हो रही थी। उन्हें मतली सी आने लगी। जैन बेड से उतरे और इधर उधर देखने लगे, मगर उन्हें कहीं भी ऐसा कुछ दिखाई न दिया जिसे बू महसूस हो। फिर अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे वह बू बेड के नीचे से आ रही हो। वह हैरान रह गए। उन्होंने झुककर बेड के नीचे देखा तो उनका दिमाग घूम गया। उन्हें उबकाई सी आने लगी। वहां पर झारिया के खास दिनों में इस्तेमाल किए गए गंदे कपड़े बिना धुले पड़े थे, जिनसे यह बू उठ रही थी। जैन को बेइंतहा उबकाई आई और आखिर में उन्होंने कमरे में ही उल्टी कर दी। उनका दिल बहुत बुरा हो रहा था। दिल चाह रहा था कि अभी के अभी यहां से कहीं दूर निकल जाए, जहां पर झारिया का नामो निशान भी ना हो। वह कोई इंसान थी या जानवर? वह तो जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रही थी। जैन भागकर कमरे से बाहर निकल आए। अब वह मजीद कमरे में खड़े नहीं हो सकते थे। उनकी हालत बुरी हो रही थी। पहले भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, सिर में दर्द था, और अब यह बू सूंघकर और वह गंदे कपड़े देखकर तो उनका जी बुरा हो रहा था। वह सहन में आकर उल्टियां करने लगे। झारियां जल्दी जल्दी किचन से बाहर निकल आईं
और उन्हें देखने लगी। जब जैन को कुछ आराम आया तो उन्होंने मुंह हाथ धोया और वहां से आ गए। झारियां सहन में चारपाई पर बैठी उन्हें देख रही थी। जैन, आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? झारिया ने जैसे ही यह कहा तो जैन का दिल चाहा कि उन्हें कह दें कि तुम ही मेरी खराब तबीयत का सबब हो। वह बेइंतहा गुस्से में खड़े थे। झारिया, यह तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? तुमने गंदे कपड़ों को कमरे में रख दिया और फिर वहां से उठाया भी नहीं। क्या तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें यही सिखाया है? जैन ने गुस्से में कहा। तो झारिया भी गुस्से में चारपाई से उठ खड़ी हुई और उन्हें उल्टी सीधी बातें करने लगी। वह फिर से वही कहने लगी जो वह हर वक्त कहती थी कि जैन कोई ज्यादा साफ बनते हैं, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। जैसे ही उन्होंने यह कहा तो जैन को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने झारिया पर हाथ उठा दिया। उन्होंने जिंदगी में पहली मर्तबा उन पर हाथ उठाया था और वह भी सिर्फ उन्हीं की वजह से। जैन थप्पड़ लगा चुके थे। उन्हें खुद ही बुरा लग रहा था कि उन्हें यह नहीं करना चाहिए, मगर वह क्या करते? वह बेइंतहा गुस्से में थे और इसके अलावा वह और कुछ नहीं कर सकते थे। झारिया उसी वक्त रोती धोती कमरे के अंदर चली गई। फिर 2 मिनट के अंदर ही बैग में थोड़े बहुत कपड़े डालकर घर से बाहर निकलने लगी। जैन ने उन्हें रोका और पूछा कि वह कहां जा रही है, मगर वह कुछ भी नहीं बता रही थी। आखिरकार वह घर से बाहर निकल गई। जैन जानते थे कि वह अपनी मां के घर ही जा रही होंगी। उन्होंने भी सोचा कि जाती हैं तो जाए, इस तरह उन्हें भी कुछ दिन सुकून मिल जाएगा। उनके साथ इतनी बद से बदतर जिंदगी गुजार कर वह थक चुके थे। जैन ने उन्हें वापस नहीं बुलाया और 1 हफ्ता यूं ही गुजर गया। हफ्ते के बाद जैन को एहसास हुआ कि उन्हें झारिया को मना कर लाना चाहिए। शायद हफ्ता मां बाप के घर रहने की वजह से उनकी अक्ल ठिकाने आ गई हो और वह पहले जैसा बर्ताव न करे, लेकिन ऐसा ना हुआ। जब जैन हफ्ते के बाद अपने ससुराल गए तो झारिया के मां बाप भी उन पर भड़क उठे और कहने लगे, तुमने हमारी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। हमारी बेटी के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं, अब भी उसके लिए हजारों रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। तुम बस छोड़ दो हमारी बेटी को। जैसे ही उनके ससुर ने यह कहा तो जैन को हैरत हुई कि क्या कोई बाप भी अपनी बेटी का घर उजाड़ सकता है। जैन सब कुछ भुलाकर उन्हें मनाने के लिए आए थे, मगर उनकी अकड़ ही खत्म नहीं हो रही थी। तो जैन भी घर वापस आ गए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तलाक के कागजात तैयार करवा लिए और झारिया के घर भिजवा दिए। उस हफ्ते के दौरान जैन ने एक काम वाली औरत को भी बुलाया जिसने सारे घर को अच्छे से चमका दिया था। उन्हें कुछ सुकून आया। इतने अरसे बाद उन्होंने घर को साफ सुथरा देखा था। उन्हें कहीं से भी बू महसूस नहीं होती थी। भले ही उनका रिश्ता खत्म हो चुका था, वह नाकाम रहे थे। वह अपने शादीशुदा रिश्ते को बचा नहीं पाए थे, लेकिन उनका दिल मुतमिन था। अब वह सुकून से अपने घर में जिंदगी गुजार रहे थे। वक्त तो गुजरता गया और उनकी तलाक को 6 माह हो गए। जयन की एक सहकर्मी ने खुद ही उन्हें शादी के लिए प्रस्ताव दिया। वह भी शादीशुदा थी, लेकिन उनके पति की 1 साल पहले मौत हो गई थी। उनके कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने कहा कि उनके माँ बाप उनकी कहीं शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जैन पसंद आ गए हैं। जैन ने उनके साथ वक्त गुजारा। वह ऑफिस में एक साथ ही होते। जैन जानते थे कि वह कितनी अच्छी लड़की है। वह भी अब अकेला रहकर थक चुके थे। उन्हें भी किसी सहारे की जरूरत थी, तो उन्होंने बड़ी जल्दी उनका हाथ थाम लिया और फिर वह उनकी दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। जैसे ही वह उनके घर आई तो उन्होंने उनके छोटे से घर को जन्नत बना दिया। वह इतनी साफ सुथरी थी कि जैन को कमरे में किसी भी कोने में धूल महसूस नहीं होती थी। वह खुद को भी बहुत साफ सुथरा रखती थी। उन्हें देखकर जैन का दिल बाग बाग हो जाता। वह हर वक्त उनकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती और उनकी हर बात मानती। वह उनसे झगड़ा भी नहीं करती थी और न ही कभी किसी बात पर टोकती थी। जैन को बस एक चीज चाहिए थी जो उनमें कूट कूट कर भरी थी। वह साफ सुथरी औरत थी। वह घर को भी चमकाए रखती थी और खुद को भी साफ सुथरा रखती थी। जब भी जैन घर पर आते
वह नहा धोकर साफ कपड़े पहने बैठी होती थी। अब उनकी जिंदगी जन्नत का नमूना बन चुकी थी।